नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में और मैं हूं आपकी दोस्त तन्वी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं आपको उन तमाम बातों की जानकारी दें जिससे जानने के बाद आप अपने स्वास्थ्य का और बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। जी हाँ दोस्तों, अभी मौसम है बारिश का। कभी तेज उमस भरी गर्मी तो कभी बारिश की बूंदें हमारे शरीर को भिगो जाती हैं। इससे हमें गर्मी से निजात तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ इस मौसम में रोगों के होने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आज के इस कड़ी में हम आपको बारिश के मौसम में होने वाले सामान्य रोगों की जानकारियां देंगे ताकि आप थोड़ी सी सावधानी बरतकर इन रोगों को अपने से दूर भगा सकें। बरसात के इस मौसम में हमें कई प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बारिश के इस मौसम में त्वचा से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। आजकल खुजली, रिंगवर्म और दांत जैसे समस्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, बरसात के समय पहले तो टेम्परेचर इसका रहता है काफ़ी वार्म रहता है, डैम्प रहता है, ह्यूमिड रहता है, तो इसके वजह से इसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में स्कैबीज आप जो देखते हैं कि वो खुजली हो जाता है, रिंग वर्म डेवलप करता है, वो पैर में जो फटा हुआ जैसा एड़ी फटने का वो बीमारी हो जाती है। प्रिंकली हीट, बहुत ज़्यादा हीट से वो आप देखेंगे कि रेडिश आ गया स्किन। उसके बाद गमौड़ी जो होता है वो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं उसमें, तो इनसे बचाव करना चाहिए। और ये काफ़ी ख़तरनाक है, ये सब बीमारी बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये सब इसके भी वगैरह एक्जिमा, रिंग वर्म, ये सारे चांसेस जो रहते हैं इसमें होने के। इनसे बचाव के लिए तंग पोशाक नहीं पहने, सूती पोशाक पहनें। जो आप सिंथेटिक कपड़ों का यूज करते हैं उसको आप उतार दें और कॉटन का ही कपड़ा पहने, थोड़ा ढीला कपड़ा पहने। जब भी स्नान करते हैं तो स्नान के बाद बदन को अच्छी तरह से पोंछ लें। बच्चों में जो होता है वो तो डायपर को साफ़ नहीं करने से उसके जंघा में उसका इन्फेक्शन आ जाता है, काफ़ी खुजली हो जाती है, तो बच्चों को भी उससे बचाएं। दूसरी बात कि वो ड्राई रखें, अपने को पूरे अपने बदन को ड्राई रखें, गीला नहीं होना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पे उसे मुल्तानी मिट्टी लगाएं या चंदन और गुलाब जल का लेप लगाएं, उससे बेसन और दही का लेप लगाएं, तो ये काफ़ी बचाव इससे होता है। अगड़ू का लेप लगा सकते हैं, तो इससे बचाव होता है। आपके स्किन भी अच्छे रहेंगे, त्वचा आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी और त्वचा संबंधी जो ये बीमारियां हैं उस पर आप निजात पा सकते हैं। एक ज़माना था जब बालों की समस्या या तो किसी गंभीर रोगों की स्थिति में उत्पन्न होती थी या फिर उम्र के कई पड़ाव के बाद इसका सामना होता था, लेकिन अब कम उम्र में ही बालों की समस्या ज़्यादा दिखने लगी है। बाल झड़ने का कारण है कि मेटाबॉलिज्म ये ठीक नहीं होना। तो जो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो पेट में बहुत तरह की गड़बड़ी होगी। दूसरा है कि उसके वजह से डायबिटीज़ हो जाना या हाइपरथायरॉयडिज्म, वो भी एक कारण है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा कारण है कि तनाव। आज के समय में आदमी इतना तनाव से रहता है, अपने को तनाव में रखता है कि तनाव के कारण भी उसका भी असर पड़ता है और उसका जो मेलानिन है वो भी उसका ख़त्म हो जाता है। मेलानिन एक बार जब वो ख़त्म हो गया तो वो फिर से रीजनरेट नहीं होता है। तो इसलिए बाल को इन सारी चीज़ों से बचाना चाहिए। अगर रोग है, रोग का पहले ही उपचार करा लेना चाहिए, तो उससे बाल काफ़ी ठीक रह सकता है। बालों की मजबूती के लिए हमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। बालों की मजबूती के लिए आयुर्वेदिक उपचार है कि पेट को ठीक रखें। हमेशा आंवले का सेवन करें, रसायन का सेवन करें। रसायन सेवन से भी बाल अच्छा होता है। चिंता मुक्त रहें। अगर डायबिटीज़ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसकी समुचित चिकित्सा होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का दूसरी चीज़ है कि खान पान से ऐसी चीज़ खाएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। आजकल होता ये है कि अंदर से हम कुछ खाने की चीज़ से उसको ठीक नहीं करते हैं और बाहर से तेल, शैम्पू ये सब का यूज करते हैं। शैम्पू, तेल का यूज करने से इस पर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें जब भी ठीक होगा तो खान पान की शुद्धता होनी चाहिए और पचना चाहिए, प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, आपका बाल ठीक रहेगा।
बारिश के मौसम के साथ साथ अन्य मौसम में भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम अपने खान-पान और दिनचर्या में सुधार करके इन रोगों को अपने शरीर से दूर भगा सकते हैं। ये समस्या है गैस्ट्रिक और कब्ज की समस्या। तो आइए जानते हैं क्या है इससे बचाव के तरीके और कैसे इन बीमारियों से रखें अपने शरीर को स्वस्थ। आज के दौर में लोगों की दिनचर्या काफी बदल गई है। ऐसे में खान पान में संतुलन की स्थिति काफी कम दिखती है, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ रही है। कब्ज से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अल्पाहार पर ध्यान रखना चाहिए। कब्ज के लिए एक और गरिष्ठ पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने से भी कब्ज होता है। अब हर आदमी की अपना बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अपना होता है। तो मान लीजिए कि कमज़ोर आदमी अगर उस काफ़ी खा लेता है, मीट खा लेता है, मुर्गा खा लेता है और बहुत गरिष्ठ पदार्थ यानी घी तेल ये सब का पूरा अगर सेवन करता है और उसके अनुसार उसका श्रम नहीं हो पाता है यानी काम नहीं कर पाता है, तो बैठे बैठे वो स्थूल हो जाएगा। स्थूल होने के बाद फिर उसमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं और बीमारी में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर जब डाइजेशन नहीं होगा तो वो कब्ज का शिकार हो जाता है। तो इसी से कब्ज होता है। दूसरा कि पाइल्स वगैरह भी इससे होने की संभावना रहती है। तो पाइल्स का प्री स्टेज कब्ज से शुरू होता है तो कब्ज उसमें होने की शिकायत आती है। ऐसे में समुचित उसका इलाज कराना चाहिए। आयुर्वेद में कब्ज के उपचार के लिए सबसे सेफेस्ट होता है अमलतास का काढ़ा। तो अमलतास को लेकर के उसके गुद्दी को, एक अमलतास के गुद्दी को निकाल लिया जाए फोड़ करके और उसको 2 कप पानी में उबालिए। जब 1 कप पानी बच जाए तो उसको दीजिए। ये हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को भी दे सकते हैं। कोई भी डिजीज़ हो तो उसमें सेफेस्ट है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। दूसरा है मधुर विरेचन। मधुर विरेचन दीजिएगा तो वो भी काफ़ी सेफेस्ट है। त्रिफला देते हैं, त्रिदोष शामक है, त्रिफला से भी उससे भी कब्ज आपका ठीक होगा। गलत खान पान की वजह से गैस्ट्रिक की समस्या भी आम हो रही है। गैस्ट्रिक से बचाव के लिए हमें व्यायाम के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करना चाहिए। गैस्ट्रिक का उपचार है, पहले तो हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक है या नहीं। उसको हम लोग अम्ल पित्त कहते हैं आयुर्वेद में। तो अम्ल पित्त में हम लोग सूतशेखर रस देते हैं। वो 3 तरह का होता है। अब देखते हैं कि उसका कितना क्या स्थिति है उसकी। स्वर्ण घटित सूतशेखर देते हैं, रौप्य युक्त सूतशेखर देते हैं, प्लेन सूतशेखर देते हैं। अम्ल पित्तांतक लौह देते हैं। अम्ल पित्तांतक लौह को अभ्रक भस्म के साथ अगर मिला के दिया जाए तो उसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव होता है। दूसरा, अगर कुछ नहीं तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करें अमल की चूर्ण से करते हैं। 1 चम्मच सुबह में, 1 चम्मच शाम में दे दीजिए अमल की चूर्ण और उसमें अगर धात्री लौह मिला देते हैं तो और अच्छा है। 2 गोली धात्री लौह और 1 चम्मच अमल की चूर्ण यानी 3 ग्राम अमल की चूर्ण, उसको सुबह में दीजिए, शाम में दीजिए। ताज़े जल से अच्छा काम करता है। अभी तक आपने पीठ और त्वचा से संबंधित कुछ सामान्य समस्याओं की जानकारी ली, साथ ही साथ इसके बचाव के तरीके भी जाने। फिलहाल आपके बेहतर स्वास्थ्य से संबंधित कई बातों का खजाना अभी भी है हमारे पास शेष, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हेल्थ मंत्रा में। और आज हम बात कर रहे हैं आपके बेहतर सेहत के विषय में। दोस्तों, प्रकृति ने हमें ऐसे कई खाद्य पदार्थ और फल दिए हैं जिनके सेवन से हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन खाद्य पदार्थों और फलों के सेवन के क्या क्या हैं फायदे। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए हम फलों का भी सेवन कर सकते हैं। पाचन तंत्र के मामले में बेल का चूर्ण या शरबत को रामबाण माना जाता है। साथ ही और भी कई फल हैं जिनका सेवन हमारे लिए लाभदायक साबित होता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बेल का सेवन करना चाहिए। जब बेल पका हुआ नहीं मिले तो बेल की गुदी का सूखा करके बिलवादी चूर्ण है वो खाने के पहले थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल में पपीता ले सकते हैं, तरबूजा ले सकते हैं, केला काफ़ी अच्छा होता है, नींबू उसके लिए अच्छा है, संतरा है, अंजीर है और सेब है। इन सारे फलों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पेट की शक्ति आपकी अच्छी रहेगी, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी और आप खाना पचाएंगे भी। गैस वगैरह ये सब अफरा वगैरह नहीं होगा। और अल्पाहार, हमने फिर कहा अल्पाहार ले लिया करें। फल का प्रयोग भी
सीमित लें आप, जैसे एक सेव से अधिक ज़्यादा नहीं लें। उस तरह से नींबू का प्रयोग एक नींबू लें, संतरा लेते हैं तो 1 या 2 लें। तरबूजा है, तरबूजा का फल थोड़ा सा ले लें आप। केला ले सकते हैं, केला काफ़ी अच्छा होता है पेट के लिए। तो इन सारी चीज़ों, इन सारे फलों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी और बहुत सारे रोगों से भी आपका बचाव होगा। हमारे बेहतर सेहत के लिए आंवला कई मामलों में लाभकारी सिद्ध होता है। आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आंवले के नियमित सेवन से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। देखिए, आंवला, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा आंवला में होती है और उसके साथ पेक्टिन भी होता है, टैनिन होता है। तो टैनिन विटामिन सी को किसी भी हालत में नष्ट नहीं होने देता है। आयुर्वेद में आंवला रसायन के रूप में प्रयुक्त होता है, इसको रसायन माना गया है। आंवला से आप च्यवनप्राश बना सकते हैं, उसका भी सेवन कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण आप ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बना के ले सकते हैं। आंवला रक्त पित्त शामक है और त्रिदोष शामक है, यानी वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। आप जानते हैं कि वात रोग 80 तरह के होते हैं, पित्त रोग होते हैं 40 तरह के, कफ रोग होते हैं 20 तरह के। तो इन सारे रोगों में वो लाभदायक होता है, त्रिदोष शामक उसको माना गया है, रसायन भी माना गया है। उसके साथ आँख की रोशनी बढ़ाता है। आंवले को लेने से आपके बाल को भी मजबूत रखता है, वो आपके पाचन शक्ति को ठीक रखता है वो। तो इसमें गुण ही गुण है। 100 ग्राम आंवले में आप 500 से 600 मिलीग्राम उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इतना प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किसी अन्य फल में नहीं पाया जाता है। तो आंवला हर आदमी को सेवन करना चाहिए। आंवला जिस रूप में भी आप सेवन करेंगे, विटामिन सी उसमें रहेगा ही। जिन लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत ज्यादा हो, उन्हें अदरक से काफी फायदा मिलता है। अदरक एक तरफ जहां हमारे सब्जियों और चाय में स्वाद बढ़ाता है, वहीं यह हमारे शरीर के कई रोगों को भी दूर करता है। अदरक काफ़ी फायदेमंद है, खास करके श्वास रोगी और कास के रोगी या सर्दी जुकाम नज़ला जब होता है तो अदरक के स्वरस का उसमें इस्तेमाल करने से आपका वो कंठ शुद्धि होती है और बोलने का जो है वो साफ आवाज़ निकलता है उससे। अदरक के स्वरस में प्याज का रस मिला करके देने पे वो उल्टी को बंद करता है और ये इसमें शहद मिला के लेने से भूख बढ़ाता है, यानी काफ़ी भूख एपेटाइज़र का काम करता है ये। तो अदरक हर दृष्टिकोण से अच्छा है। इसके अदरक के स्वरस को गुनगुना करके अगर कान में डाला जाए तो उससे वो कान में दर्द होता है, कर्णशूल, उसको कान के दर्द को तुरंत आराम उसमें होता है। तो इस तरह से अदरक काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। लेकिन इसके ड्रॉबैक हैं कि जो पुराने हृदय रोगी हैं या पुराने किडनी के रोगी हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट और किडनी के पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। उस पर ख़राब परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है, इसलिए उन लोगों को अदरक लेने से बचना चाहिए। बाकी सब में फ़ायदेमंद है अदरक। जब फलों की बात हो तो अमरूद की चर्चा तो स्वाभाविक ही है। अमरूद एक ऐसा फल है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नियमित रूप से अगर अमरूद का सेवन किया जाए तो हमें पेट की कोई भी समस्या परेशान नहीं करती। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। हम समझते हैं कि सेब से 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अमरूद में है। और अमरूद से पेट साफ होता है, आँख की रोशनी बढ़ती है, पित्त शामक होता है अमरूद। फलों में अमरूद काफ़ी अपना उसका स्थान है। फलों में अमरूद लेना चाहिए। जब सीज़न में अमरूद आए, बरसात में या ठंडे के मौसम में 2 बार अमरूद का सीज़न आता है और अमरूद का प्रयोग करना चाहिए। खाली पेट अगर अमरूद लेते हैं तो भी वो लाभदायक है, खाना खाने के बाद लेते हैं तो भी लाभदायक है। इसलिए अमरूद का प्रयोग करना चाहिए। अगर खाने की इच्छा घट रही हो तो ऐसी परिस्थिति में नींबू का सेवन काफी फायदेमंद होता है। नींबू से पाचन क्रिया भी तंदुरुस्त रहती है। नींबू काफ़ी लाभकारी है। जैसे स्कर्वी डिजीज़ में विटामिन सी की कमी होती है तो नींबू का उसमें प्रयोग करने से विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होता है। और ये इससे तृष्णा यानी जो ये आपका प्यास अगर लगती है तो प्यास लगने पे अगर इसको दिया जाए तो प्यास को रोकता है, भूख को बढ़ाता है। दीपन है ये, यानी भूख को बढ़ाएगा। साथ में पाचन है,
ये पचाता भी है, रक्त पित्त शामक है, रक्त पित्त की चिकित्सा में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। जोरहर है, बुखार होता है तो बुखार को भी कम करता है। आम वात में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आम वात में भी ये काफ़ी अच्छा लाभदायक है। इस तरह से इसके बहुत सारे गुण हैं। अब ये नींबू के, तो नींबू हर आदमी को उसका सेवन करना चाहिए। शरबत बना करके नींबू डाल देने से उससे पित्त शामक होता है। तो नींबू डाल करके देखेंगे कि आप कोई आता है बाहर से तो उसको शरबत दिया जाता है, शरबत में नींबू डाल करके दिया जाता है, उससे काफ़ी राहत मिलती है उसको। अभी तक आपने जाना कि अदरक, नींबू और अमरूद के नियमित सेवन के क्या क्या है फायदे, और इनके नियमित सेवन से हम अपने शरीर को किस प्रकार तंदुरुस्त और फिट बना सकते हैं। अभी भी आपके बेहतर स्वास्थ्य से संबंधित कई बातें हैं हमारे पास शेष, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से अल्प विराम के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और आज हम बात कर रहे हैं आपके बेहतर स्वास्थ्य के विषय में। दोस्तों, बारिश के इस मौसम में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती हैं, और अगर इनकी अनदेखी की जाए तो बच्चे की मौत तक हो सकती है। एक ऐसी ही प्रमुख और अहम समस्या है डायरिया की समस्या। डायरिया एक ऐसी समस्या है जो गंदे पानी पीने की वजह से होती है, और अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही और असावधानी बरतें तो हमारी स्थिति काफ़ी बदतर हो सकती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार डायरिया जानलेवा हो सकता है और कैसे करें इससे अपना बचाव। आइए इस पे देखते हैं एक खास रिपोर्ट। हमारे समाज में डायरिया का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों को होता है। डायरिया का इलाज अगर समय पर ना हो तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। डायरिया हर उम्र के लोगों को भी प्रभावित करता है। डायरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है। डायरिया में अगर बचाव नहीं इसका किया जाए, इसकी समुचित चिकित्सा नहीं की जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। होता ये है इसमें कि दूषित भोज्य पदार्थ से या किसी तरह के इन्फेक्शन से वो वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, यानी जो स्टूल होता है वो बिल्कुल वाटरी होता है। और वो जहाँ एक है कि 4 या 5 स्टूल अगर हो दिन भर में और वाटरी डिस्चार्ज हो तो समझ लीजिए कि डायरिया आ गया इसको, तो उससे बचाव जरूर तुरंत करना चाहिए आदमी को। इसलिए इसमें वाटरी डिस्चार्ज इतना ज़्यादा होने लगता है कि आदमी डिहाइड्रेशन में चला जाता है। अब डिहाइड्रेशन में जाएगा तो वो सिरिंज करने लगेगा उसका जितना चमड़ा उमड़ा है। तो जब स्किन सिरिंज करने लगे, सिकुड़न आ जाए चमड़े में, तो समझना चाहिए कि अब ये खतरनाक स्थिति में है। ऐसी हालत में उसको नियर बाई जो भी हैं चिकित्सक उनसे दिखा लेना चाहिए और उसका समुचित उपचार करना चाहिए, नहीं तो वो पेशेंट बचाने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। हाथों की सफाई ना रखना, नाखूनों को साफ ना करना, दूषित जल और भोजन का सेवन करने से डायरिया की समस्या उत्पन्न होती है। डायरिया के कारण है मुख्य रूप से दूषित जल, दूषित भोजन और दूषित वातावरण। आप देखेंगे कि बाहर जो पानी होता है कंटेमिनेटेड होता है, तो कंटेमिनेशन में बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा और उससे डायरिया हो जाता है। उस तरह से खान पान में अगर खुला आप रख देते हैं बरसात के मौसम में तो उसमें बहुत तरह के इन्फेक्शन आ जाते हैं और वो खाता है आदमी, डायरिया शुरू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को शरीर में पानी की कमी महसूस हो, पेट की गड़बड़ी शुरू हो जाए और कमजोरी का एहसास हो तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण डायरिया के हो सकते हैं। डायरिया के सामान्य लक्षण है कि बार बार वो जलीय पुलिस का त्याग करना, वो बार बार जाएगा, लैट्रिन जाता रहेगा और उस कमज़ोर होता रहेगा। इसका एक ऐसा समय आएगा कि इतनी ज़्यादा द्रव उसके शरीर से, उसका क्षरण, द्रव का क्षरण हो जाएगा कि उसके बाद वो इतना कमज़ोर होकर के बिस्तर पे गिर जाएगा। उसके आँख के सामने अंधेरा छाने लगेगा और वो बाद में तो किसी बोलने लायक नहीं रह जाएगा, चलने लायक नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में हम जब देखें कि 4, 5 या 6 या 7 दस्त हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि डायरिया हो गया है। डायरिया के लक्षण दिखने पर फौरन ही मरीज को चीनी, नमक और पानी का घोल पिलाना चाहिए ताकि शरीर से क्षति हो रही पानी की भरपाई की जा सके।
साथ ही उपचार प्रक्रिया के लिए चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेदिक उपचार में तो बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसके वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ORS सॉल्यूशन है। ORS सॉल्यूशन सरकार के द्वारा प्रचुर हर जगहों में दी जा रही है। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, एडिशनल PSC पे, सब जगह इसकी व्यवस्था है। अगर वो ORS सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर 8 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक 500 ml वाटर में मिला करके उसको आप दें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कई बार दें, तो वो काफ़ी लाभप्रद होता है। इलेक्ट्रोलाइट आता है, इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, उसको भी आप दे सकते हैं। वो तो हर जगह आपको मिलेगा दुकान पे। हमारे आयुर्वेद में भुवनेश्वर वटी है, बिलवादी चूर्ण है। भुवनेश्वर वटी की मात्रा होती है 1-1 गोली करके 3 बार। बिलवादी चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में 3 बार देते हैं हम लोग। 1-1 चम्मच चाय के चम्मच से दीजिएगा तो वो 3 ग्राम की मात्रा हो जाती है। उसी तरह से रामबाण रस देते हैं हम लोग, तो रामबाण रस 1 रत्ती देते हैं 125 mg, वो 3 बार 1-1 गोली करके दे सकते हैं। उसके बाद बोल पर पट्टी करके दे सकते हैं। बोल पर पट्टी वो 125 मिलीग्राम की मात्रा से उसको दे सकते हैं हम 3 बार। उस तरह से अश्वकंचुकी रस है, अश्वकंचुकी वो 125 मिलीग्राम की मात्रा यानी 1 रत्ती की मात्रा में उसको भी 3 बार हम दे सकते हैं अश्वकंचुकी रस। तो ये सारी चीज़ें इसमें से कोई 1 या 2 अगर दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है और तुरंत डायरिया को कंट्रोल करता है। इससे भी अगर नहीं हो तो कर्पूर रस हम लोग देते हैं। कर्पूर रस की मात्रा 125 mg, वो आप शहद मिला करके दे सकते हैं, वो भी तुरंत डायरिया को कंट्रोल करता है। ये सब हमारे यहाँ परीक्षित औषधियाँ हैं, काफ़ी अच्छी शास्त्रीय औषधियाँ हैं। दोस्तों, हमारी प्रकृति के पास एक अनमोल खजाना है, हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने का खजाना। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उन तमाम चीज़ों को पहचानें और उसे अपने खान पान में शामिल करें। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित होगी। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपके मन में है अगर कोई सवाल या फिर देना चाहते हो आप हमें कोई सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करिए। हमारा ईमेल ID है etvhealthmantra@gmail.com। जी हाँ, इन्हीं बातों के साथ मैं तन्वी अपने पूरे हेल्थ मंत्रा की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।